नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरी देश की खबरों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। अपने दर्शकों को धन्यवाद भी दे रहे हैं और एक निवेदन भी कर रहे हैं। हम जिस समाज को लेकर चलते हैं, बहुजन समाज के लोग जो इस शासन व्यवस्था से काफी दूर हैं, उन्हें पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता और जब उनके सामने मेरा वीडियो आता है तब वह देख लेते हैं। वह नोटिफिकेशन पर नहीं देखते, उनको इतना भी ज्ञान नहीं होता है कि ऑल पर नोटिफिकेशन दबा दें और हर वीडियो देखें। तो कृपया करके मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि उनके सामने जाए और उनके काम की जो इंफॉर्मेशन है वो देख सकें, बहुजन समाज जाग सके। आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहन मायावती जी छत्तीसगढ़ में गठबंधन कर चुकी है। प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है, कंफर्म रिपोर्ट है। 37 सीट और 53 सीट पर जो है बहन मायावती जी का जो बसपा का जो है उम्मीदवार खड़े होंगे छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में भाजपा की दूसरी लिस्ट भी आ गई। बड़े बड़े दिग्गज उतर चुके हैं मैदान में, जिनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। उधर कांग्रेस ने तंज कसा है कि लड़ाई के मैदान में अब मेघनाद कुंभकर्ण सब उतर रहे हैं, यानी केंद्रीय मंत्री देश के 7 सांसद विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का खस्ता हाल है, यह तो दिख रहा है। उधर इंडिया गठबंधन का भी बेड़ा गर्क होने वाला है। बहुत अच्छी खबर बताऊंगा क्या क्या घटनाक्रम है। ऐसे जो है ये 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक, यानी 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चल रहा है। सनातन धर्म के हिसाब से पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद का जो है शपथ ग्रहण करेंगे पितृपक्ष के बाद या पहले? यह भी आपको खबर हम बताने वाले हैं। मैं बारी बारी से एक एक खबर को विस्तार से आपको बताता हूं। सही सूचनाएं हैं जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। वीडियो को आप पूरा देखें। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश में 39 सीट का जो है सेकेंड लिस्ट जारी किया है भाजपा ने और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, कैलाश विजयवर्गीय है मैदान में, नरेंद्र सिंह तोमर है मैदान में। कहने का तात्पर्य भाजपा कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती है, बाय हुक और बाय क्रुक। मध्य प्रदेश जीतना एक लक्ष्य हो चुका है भाजपा का और भाजपा एक और खेल कर रही है। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जो नेता तीसरे नंबर पर थे, जहां जहां पर बसपा तीसरी नंबर पर थी, उन उम्मीदवारों को किसी भी कीमत पर भाजपा में शामिल कराकर वहां से वो टिकट दे रही है। उधर भाजपा के असंतुष्ट नेता भाग भाग कर बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो है मध्य प्रदेश का बुरा हाल। और जो कमलनाथ हैं, मुख्यमंत्री चेहरा का लीजिए मध्य प्रदेश का, कांग्रेस के मेन करता धरता कह लीजिए, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और ऐसा लगता भी है कि कांग्रेस बाजी मार लेगी, ऐसा दिख रहा है। बाकी परिणाम तो आम जनता के हाथ में है, आम जनता क्या करने वाली है। लेकिन मध्य प्रदेश का यह चुनावी दंगल काफी घमासान स्थिति में आ गया है। हर कोई तोड़जोड़ की स्थिति में है, हर कोई चाहता है अपना सीट निकालना। जो भाजपा के केंद्र में बड़े बड़े नेता थे, अब वो गली गली घूमेंगे अपने विधानसभा में, स्थानीय मुद्दों के ऊपर बहस करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन्हें आपने 5 साल हिंदू मुसलमान करवाया, इंडिया पाकिस्तान करवाया और राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट करवाई, ये वही नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो किसान आंदोलन में बार बार किसानों से मिलने जाते थे। अब मध्य प्रदेश के किसानों को क्या जवाब देंगे, अपने विधानसभा में क्या बोलेंगे? हमने केंद्र में रहकर आपके लिए क्या किया? सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है
भाजपा मध्य प्रदेश के जाटव समाज से निकाल कर कैंडिडेट बना रही है, क्योंकि भाजपा इस बात से डरी हुई है कि इस चुनाव में SC ST OBC माइनॉरिटीज ये सब साथ देने वाले नहीं हैं। ये बहुजन समाज जाग चुकी है, अपना हक छीनना जानती है, ताकत में आ चुकी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि केदारनाथ शुक्ला का क्या होगा? उनको टिकट भी नहीं दिया गया। आपको बता देते हैं इसके पीछे की स्टोरी। ये वही केदारनाथ शुक्ला है जिनके समर्थक शेड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया था। आपने पेशाब कांड सुना होगा मध्य प्रदेश का। अब जनता भूली नहीं है, जनता सबका हिसाब लेगी। मध्य प्रदेश में घमासान की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी, हनुमान बेनीवाल का जो है लोकतांत्रिक पार्टी, और बसपा, तीनों में सांठगांठ चल रही है बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में। जाहिर सी बात है जो छत्तीसगढ़ से शंखनाद किया है बहुजन समाज पार्टी ने, तो उसकी झलक राजस्थान में भी दिखेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 36 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है गणतांत्रिक पार्टी, इससे बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। 37 सीट गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी को इन्होंने दिया है और 53 सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ का यह हाल है। गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी जो है वो ट्राइबल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, और ये टोटल ट्राइबल है, ST समाज है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इनका अपना एक वर्चस्व है। और आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी SC ST OBC माइनॉरिटीज सबको लेकर चलती है। तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज के एक अंग के साथ गठबंधन किया गया है। देखना यह है छत्तीसगढ़ में क्या गुल खिलाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में या तो भूपेश बघेल ताकत में है, अथवा SC ST से जो जुड़ी हुई पार्टियां होगी वो ताकत में आएगी। भाजपा वहां पर नगण्य है। भाजपा का ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल उखाड़ फेंका गया है। वो हाल है छत्तीसगढ़ में। कहने का तात्पर्य है न्यूज में भी भाजपा कहीं से कुछ नजर नहीं आती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इंडिया गठबंधन, सबसे पहले मैं बता दूं जो गठबंधन करने वाले पार्टी के नेता हैं, जो गठबंधन करते हैं, कम से कम नाम रखने से पहले तो उनको विचार विमर्श करना चाहिए। इन्होंने नाम तो रख दिया इंडिया गठबंधन, लेकिन नीतीश कुमार जी से सलाह भी नहीं लिया, पूछा भी नहीं। और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाद में कहा यार पता कौन सा नाम रख दिया, कम से कम सलाह तो ले लेते। चलिए कोई बात नहीं, नाम रखते वक्त सलाह नहीं ली गई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप कहां रखे हुए हो इंडिया गठबंधन में? ना आपने संयोजक बनाया, ना आपने चेहरा बनाया, तो केवल बगल बगल डमरू बजाते हुए घुमा रहे हैं। ये नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? कभी भाजपा के साथ वो मुख्यमंत्री रहे, कभी राजद के साथ वो मुख्यमंत्री रहे, कभी सुशासन बाबू बन जाते हैं, कभी शराबबंदी का पूरा श्रेय की दुनिया में सबसे ज्यादा शराबबंदी किसने करवाई? तो नीतीश कुमार जी ने। और सबसे ज्यादा शराब बिकी कहां? तो नीतीश कुमार के राज्य में। और तो और जो उनका विधानसभा है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में यदा कदा बड़ी बड़ी ट्रक पकड़ी जाती है, यह भी न्यूज बनता है बिहार में। और अब नीतीश कुमार जी परेशान हैं। उधर से जो राष्ट्रीय जनता दल से उनकी जो पूरी पैठ बैठ नहीं रही है, कई बार मनमुटाव हो जाता है, कुछ कह नहीं पाते हैं। कभी चंद्रशेखर यादव का बयान आ जाता है, वहां फंस जाते हैं जदयू के वाले जितने भी नेता हैं। बहुत सारी समस्या है। और कल की घटना देख लीजिए, कहा जाता है दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नीतीश कुमार जी गए, साथ में तेजस्वी यादव को भी ले गए। कुछ लोग कहते हैं ये कॉमन सा प्रोग्राम था, कुछ लोग कहते हैं नहीं, नीतीश कुमार जी दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर जाकर तेजस्वी यादव को दिखा रहे थे कि एक जगह ये भी है जहां मैं जा सकता हूं, इसलिए ज्यादा मत उछलिए, अपना कैरियर ज्यादा बनाने मत लगिए, अभी नीतीश कुमार टाइट है, कुछ भी कर सकता है। और उधर से बयान आ जाता है सुशील मोदी जी का
भाजपा में नीतीश कुमार को घुसने नहीं देंगे। बहुत सारे भाजपा नेता कहते हैं कि भाजपा का दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार जी वहां चले जाते हैं G20 के सम्मेलन में भोज पर मोदी जी के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के डिनर करते हैं। तो क्या मायने लगाया जाए कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार जी आउट होने वाले हैं। मैं मुहूर्त नहीं बता सकता, कौन से दिन निकलेंगे, कब निकलेंगे, किस परिस्थिति में निकलेंगे। कई बार तो ये रातों रात ऐलान किए हैं और सुबह तक किसी और गठबंधन के मुख्यमंत्री नजर आए। तो क्या कहा जा सकता है ये घटना कब घटेगी। लेकिन एक कयास, एक अनुमान लगाया गया है कि 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष है और यहां अशुभ कार्य नहीं होता। कोई शुभ कार्य अगर हो, एनडीए गठबंधन में जाए, 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़े, बिहार का फिर से मुख्यमंत्री बने, अगर ये सारे घटनाक्रम को अंजाम देना है तो मुहूर्त भी तो अच्छा ही होना चाहिए। उधर से कहा जाता है कि लालू यादव जी दबाव बनाने लग गए। दबाव की, भाई अब तेजस्वी यादव का रास्ता साफ कर दो। कहने का तात्पर्य है कि बिहार का मुख्यमंत्री बना ही दो। इस तरह के दबाव बन रहे हैं, बहुत सारी अड़चने हैं। तो ऐसे हालात में मीडिया ने इस तमाम प्रकरण को एक डिबेट शो बना लिया। 230 सीट वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव जो सामने है, वर्ष के अंत में होने वाली है, वहां घमासान शुरू हो गई है। यह कहने मात्र है कि भाजपा और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। भाजपा की भी नजर बहुजन समाज पार्टी पर है और कांग्रेस की भी नजर बहुजन समाज पार्टी पर है। और फिलहाल महिला आरक्षण का मामला लेटेस्ट है और महिला आरक्षण से ज्यादा तुल पकड़ लिया है ओबीसी का मुद्दा। हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं, भाजपा, कांग्रेस और बसपा तीनों पार्टियों के सामने, तीनों राष्ट्रीय पार्टी है, इस साल आगामी जितने भी चुनाव होंगे ओबीसी किसको वोट करेगा? आप हमें खुले दिल से, खुले मन से कमेंट्स करिए। ओबीसी समाज जाग चुका है, जगह जगह चर्चाएं हो रही है कि किसको वोट दे। कांग्रेस ने भी ठगा है, भाजपा तो ठगा है, सामने ही है महिला आरक्षण पे, जहां भाजपा के नेता ही खुल खुल के बोल रहे हैं। तो इस बार ओबीसी किसको पसंद करे? क्या मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव का परिणाम होगा वह त्रिशंकु हो जाएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को डराने के लिए मध्य प्रदेश में अपना कैंडिडेट उतार रही है। बसपा की स्थिति काफी मजबूत है और बसपा के जितने भी नामी गिरामी नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन पर भाजपा ललचाई हुई नजरों से देख रही है। उनको डोली में उठाकर ले जाना चाहती है, टिकट देना चाहती है। जितने भी वर्तमान नेता हैं मध्य प्रदेश में भाजपा के, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, या तो बाहरी को मौके मिल रहे हैं अथवा केंद्र में जो सांसद हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको मौका मिल रहा है, क्योंकि भाजपा अंदर से हिली हुई है, डरी हुई है। अब यहां पर प्रश्न ये उठ जाता है, इस बार यार ओबीसी किसको वोट देगा? क्योंकि ओबीसी में हर जगह जगह चर्चा हो रही है कि ये तो जो वर्तमान सत्ता है ये ठग लिया, कांग्रेस ने आज तक कुछ दिया नहीं। जब कांग्रेस पलटी थी, गठबंधन की सरकार आई थी, जनता दल की, बीपी सिंह की सरकार, तब जाके मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब जाके कहीं 26-27% आरक्षण प्राप्त हुआ था। यानी कांग्रेस के शासन काल में मंडल कमीशन भी लागू नहीं हुआ था। आज कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी के साथ हैं हम, आप जातिगत जनगणना करवाइए, तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि ये विपक्ष में है। जब सत्ता में होते हैं तो ओबीसी को दरकिनार कर देते हैं। भाजपा भी बात करती है ओबीसी की, लेकिन तब जब वह विपक्ष में होती है। आज सत्ता में है तो महिला आरक्षण आपके सामने है और ओबीसी, एससी, एसटी को नहीं पूछा, अदना बना दिया। तो एससी, एसटी, ओबीसी समाज किसको वोट देगा? उधर बहन मायावती जी भी चौकन्ना हो गई है, बस वो टेस्ट एंड ट्राई कर रही है। छत्तीसगढ़ में गणतांत्रिक मोर्चा के साथ जो वहां की है गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी, उसके साथ गठबंधन किया है।
उधर राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल है, वहां बात बनना संभव है, क्योंकि कांग्रेस के नजदीक और भाजपा के नजदीक बसपा इसलिए नहीं जाना चाहती है क्योंकि इस देश का ओबीसी अब भाजपा और कांग्रेस को निशाने पर लिए हुए है। दोनों से सवाल होंगे। 2024 में जो चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी को छोटे छोटे जो दल हैं प्रत्येक राज्य में, पूरे देश में, उन तमाम दलों से गठबंधन करके क्या यह बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए कि इस देश का जो ट्राइबल है, जो SC ST है, OBC है, माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज में भी अति पिछड़े होते हैं, जैसे धुनिया, जुलाहा, अंसारी, जितने भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। इन तमाम लोगों को एक साथ करके बसपा अपना झंडा बुलंद करके देश की जनता को ये बताएगी कि इन लोगों का हक मारी हुआ है भाजपा के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में, क्योंकि अब तो RBI और कैग सब बोलने लग गए हैं। यहां तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी RBI गवर्नर के बारे में ये कहते हैं, ये पैसे पर बैठा हुआ सांप है। यह भी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। कैग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। कहने के लिए होता है ऑनलाइन टेंडर, ऑनलाइन आवेदन, लेकिन देखा यह भी गया है कि जहां पर 200 करोड़ का टेंडर खुला ऑनलाइन, जो प्रोजेक्ट 200 करोड़ का था वह अंतिम क्षण में आते आते 2000 करोड़ का हो गया। आपको क्या लगता है कि देश का नया पार्लियामेंट जो बना है, केवल पार्लियामेंट बना है, सेंट्रल विस्टा का निर्माण नहीं हुआ है, मात्र 30% इन्होंने बनाकर और अपने कार्यकाल में उद्घाटन कर लिया। जैसे कि आप अपना घर बनाते हैं, आपकी छत की ढलाई हो गई, भले ही प्लास्टर हो या ना हो, रंग पेंट उस पे हो या ना हो, बस चौखट दरवाजा लगवा दीजिए और क्या पता मौका मिले या ना मिले, गृह प्रवेश कर लीजिए। ये हालात है सेंट्रल विस्टा का। और इस तरह से मोदी जी ने केवल क्रेडिट लिया, सिंगोल बिंगोल लगाकर, और कुश्ती भी कर ली, लगे हाथ। तो कुल मिलाकर कोई भी प्रोजेक्ट इनका पूरा नहीं हो पा रहा है। जो प्रोजेक्ट जहां से शुरू किया था उसमें 20 गुना पैसा लग गया है। और ये बड़ी बड़ी संस्थाएं अब सवाल कर रही है, इस देश की सबसे बड़ी आबादी है OBC, अब वो सवाल कर रही है। वो सवाल केवल भाजपा से नहीं कर रही है, वो कांग्रेस से भी कर रही है। कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो साफ साफ कहते हैं कि हमने 1989 में महिला आरक्षण का बिल लाया था, उस वक्त ये विरोध कर रहे थे। आज हमारी मजबूरी है कि जब हम समर्थन नहीं करते तो ये कहते कि जब ये लाए थे तब इन्होंने समर्थन क्यों नहीं किया। हम इसलिए इसका खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि ये OBC SC ST में का जो है कोई स्थान इस महिला आरक्षण बिल में नहीं है। अब रही बात ये कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेसी नेताओं को एक उम्मीदवार को 5 उम्मीदवार से लड़ना होता है। एक तो सामने उम्मीदवार होता है भाजपा का, दूसरा उम्मीदवार होता है ED का, तीसरा उम्मीदवार होता है CBI का, चौथा उम्मीदवार होता है इनकम टैक्स का, अब पांचवा इनका जो चापलूस मीडिया है वह भी तो उम्मीदवार ही है। हमें 5-5 उम्मीदवारों से लड़ना होता है। ये हालात है हमारी और इसी से हम तकलीफ में रहते हैं। रही बात ये, देश का विपक्ष भी जाग चुका है। विपक्ष के अंदर एक सबसे बड़ी आबादी जो OBC है वह भी जाग चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पिछले 70 सालों में देश की सत्ता और कमान सौंपने वाली ये कौम जो OBC है, जो OBC समाज, क्या बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएगी 2024 में? और क्या बहन जी का भी मेन इशू, मेन मुद्दा OBC समाज होगा? SC ST के ऊपर कितने जुल्म होते हैं, कितनी घटनाएं होती है। यहां तक छोटे छोटे मासूम बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उसको ये पिटाई करते हैं, टीचर भी क्रुएल्टी दिखाते हैं, निर्दयता दिखाते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे के ऊपर, उसके साथ मार पिटाई करते हैं। और फिर उसके बाद वह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, कुछ दिन हंगामे होते हैं, फिर मामला शांत हो जाता है।
ये समाज हर जगह से प्रताड़ित है और उस प्रताड़ित समाज के बीच बहन मायावती जी एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्यों नहीं इनको सभी छोटे छोटे दल जो बहुजन समाज के हैं उनको जोड़कर अपना गठबंधन लेकर और एक बड़ा मुद्दा जो सामने निकलकर आया है ओबीसी का, उस ओबीसी को लेकर बढ़े, इस देश में अपना झंडा बुलंद करें। आपकी कितनी सहमति है? हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं, क्या इनका यह मुद्दा और छोटे छोटे दलों का जोड़ना सही रहेगा? आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट से बिल्कुल गाइड कीजिए इनके नेताओं को, क्योंकि वीडियो ये भी देखते हैं और ये कमेंट्स भी पढ़ते हैं कि आम जनता कमेंट्स में क्या कह रही है। क्या हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, गठबंधन में लड़ना चाहिए, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए, अथवा क्या करना चाहिए? भाजपा तो सत्ता में है, सत्ता में मद में चूर है, वो किसी को नहीं पूछती। यहां तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हर जगह कह रही है हम ही आएंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में कहती है 80 के 80 लोकसभा सीट हमारा ही होगा। सब कुछ सुबह उठो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहो, शाम तक झूठ का सिलसिला चलता रहता है। और जो इनके गोदी मीडिया के एंकर हैं उस झूठ को ये पॉलिश करते रहते हैं जगह जगह से। समझ में यह नहीं आता कि आने वाला समय कैसा होगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।